डियर स्टूडेंट, वेलकम माय क्लास। आपका एक बार पुनः स्वागत है इस मेरी क्लास में। हमने पिछले टॉपिक में अभी तक हमने जो पढ़ा बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन के बारे में, तो मुझे उम्मीद है आपने और भी प्रैक्टिस की होंगी और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप आगे बढ़ते रहें। हमारा उद्देश्य आपको आगे बढ़ाना है। तो चलिए आज का हम जो टॉपिक लेके रखे हैं ये है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज का हमारे टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि आज ये टॉपिक आपका ये चैप्टर यानी ये अध्याय खत्म कर दूं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार से यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। पहले केमिकल रिएक्शन है नंबर फर्स्ट। पहली है योगात्मक या संयोजन अभिक्रियाएं। योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया यहां पर भी मैंने दे के रखा हुआ है। इसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, इसी को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप कुछ भी कह सकते हैं। इसी को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। दूसरी यहां पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सेकंड केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे, जिसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या इसी को हम कहते हैं अपघटन अभिक्रियाएं। आप वियोजन अभिक्रिया कहें या अपघटन अभिक्रिया कहें, तो इसी को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? हम इसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसी को हम लोग पढ़ने वाले होते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया हम लोग जो पढ़ते हैं, तीसरी अभिक्रिया आपको जो पढ़ना है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह दे या विस्थापन अभिक्रिया कह दे, दोनों ही कह सकते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो हम लोग यहाँ पर तीसरी रिएक्शन पढ़ने वाले होते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। इसी to बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलेंगे हम लोग। ये आपकी कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली रिएक्शन आपकी जो चौथी रिएक्शन है यहाँ पर फोर्थ रिएक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं यानी ये हमारी चौथी रिएक्शन यहाँ पर होने वाली है। इसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो यहां पर हम लोग 4 प्रकार की रिएक्शन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन या हम लोग इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे हो संयोजन अभिक्रिया क्या हो रही है। संयोजन का मतलब होता है यहाँ पर 2 चीजों का योग। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो बेटा A प्लस बी आपस में योग कर रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। यानी 2 चीजें जुड़ करके एक नई चीज जब बनाते हैं तो वो एडिशन होता है, यानी एडिशन रिएक्शन के तहत। यानी A प्लस बी एरो
सी, यानी जब दो अवयव जुड़ेंगे और एक नया अवयव बनता है, जब एक नया अवयव बनता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो परिभाषा इसकी हम क्या बोलने वाले हैं, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट, एकल उत्पाद बनाते हैं, और इस ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसी को बेटा हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान रखना बेटा, इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। यहां पर देख रहे हो कॉम्बिनेशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब कुछ इसके एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कोयले का दहन, यानी कोयले के दहन का तात्पर्य क्या हुआ, कोयले का जलना, यानी कोयला क्या है, कार्बन है। हालांकि कोयले में बहुत सारे पदार्थ होते हैं लेकिन इसमें मुख्य अवयव कार्बन ही होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोयला एक विभिन्न प्रकार के पदार्थों का मिश्रण होता है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। कोयला विभिन्न प्रकार के पदार्थों का मिश्रण होता है। जब कोयला जलता है तो कोयले में जो कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन से देखो क्रिया कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, यानी C+O2 एरो CO2। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इसी प्रकार जल का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अवयव है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अवयव है, ये दोनों मिलकर के पानी बना रहे हैं, यानी एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पर आप देखो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डालते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, देखो कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसी प्रकार जैसे आप कह सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सोडियम हो गया और क्लोरीन हो गया, ये एक अवयव ये हो गया और एक अवयव ये हो गया, अभी दो अवयव हुए, अभी मिलकर के क्या बनाएंगे बेटा, 2NaCl बन रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट बनता है, ध्यान रखना है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो अवयव मिलें और एक अवयव बने, तो ये सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन होती हैं। अब इसमें से यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जब प्रोडक्ट बने तो उसके साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, तो ऐसी क्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जब वो होती हैं तो उनके होने के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेथेन है बेटा, क्या है, मेथेन, इसको हम प्राकृतिक गैस का दहन भी कह सकते हैं। इसकी ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है, देख पा रहे हो आप, तो मेथेन एक अवयव हो गया, दूसरा अवयव क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, दो अवयव हो गए। अब मिलकर के क्या बन रहा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना, पानी बना, और साथ में ये ऊष्मा निकल रही है, यहाँ पर ऊष्मा। तो जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसको ध्यान रखिए, इससे हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि यहाँ पर ऊष्मा ही लिखी जाएगी, अब कितनी ऊष्मा निकलती है तो इसके मान रखे जाते हैं। खैर, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी जब हम श्वसन करते हैं तो उस दौरान भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे श्वसन की क्रिया आपको समझना है, यहाँ पर क्या है रहा है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक अणु, एक अवयव ये लिया C6H12O6, यानी ये ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज है, और ऑक्सीजन के अवयव लिए, तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड बना और ये
पानी बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और पानी बना, और साथ में ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। तो इस प्रकार से भी हम यहाँ पर कह सकते हैं ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो ध्यान रखिए ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इस बात को ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे देखेंगे। दूसरी रिएक्शन मैंने बताई वियोजन अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया मैंने बताई कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या इसी को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने अभी पीछे बताया आपको इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, यहां पर एक अवयव टूट करके दो भिन्न अवयव में वियोजित हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर कोई एक अवयव है, ये टूट करके दो अवयव में विभाजित हो जाता है, यानी ए का विभाजन हो गया बी और सी में। तो ए टूट गया किसमें, बी और सी बन गया। उसी तरह है जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 को हम दो भागों में तोड़ दें, किसमें तोड़ दें, मान लीजिए हमने तोड़ा 4 और धन 2 में, दो अवयवों से मिलकर के ये बना था, या 5 धन 1 लिख सकते हैं, कोई भी लिखा जा सकता है। तो यानी ये ए दो अवयवों से मिलकर के बना था जो टूट गया, यानी कि इसका वियोजन हो गया। कहने का तात्पर्य हुआ इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो यहां पर सिंपल मैंने बताया दो अवयव आपको ध्यान रखने हैं। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो बेटा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है। क्या कहा मैंने, अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे अपघटन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की हमको मिलती हैं, हालांकि 3 प्रकार की मिलती हैं। तो पहली कौन सी है, पहली हम यहां पर देखेंगे ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन का तात्पर्य क्या होता है, जो अपघटन ऊष्मा की उपस्थिति में होते हैं। ऊष्मा का मतलब जब आप उसको गर्म करते हैं। दूसरा होता है विद्युत अपघटन, दूसरा कौन सा होता है, विद्युत अपघटन। और तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन। तो यहां पर 3 प्रकार के अपघटन है। तो जैसे एक एग्जांपल यहां पर समझे, एक अवयव लिया है मैंने फेरस सल्फेट का, यहां पर देखें फेरस सल्फेट का एक अवयव ले लिया। अब इसको ऊष्मा जब देंगे तो ये 2 भागों में टूट जाता है, ये 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। तो पहला तो बन गया, देखो फेरिक ऑक्साइड, क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड बनाओ और एक और बन जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो 2 या 2 से अधिक अवयव में टूटना चाहिए। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा, चूना पत्थर कहते हो इसको आप, इसको भी आप गर्म करो, देखो जरा, जैसे ही गर्म करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलने वाला है और कार्बन डाइऑक्साइड बनने। तो ये ऊष्मीय, क्योंकि ये ऊष्मा की उपस्थिति में हो रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखें विद्युत वियोजन को, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी ऐसा अपघटन जब विद्युत धारा हम प्रवाहित करें और उसका वियोजन हो जाए, तो ये विद्युत वियोजन कहलाएगा। तो विद्युत धारा की उपस्थिति में अवयवों का वियोजित होना, ये विद्युत वियोजन कहलाएगा। तो फॉर एग्जांपल आप वाटर मॉलिक्यूल ले लो, यहां पर देख पा रहे हैं इसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया। तो आप यहां पर एक जार देख रहे हैं, यहां पर देखें, एक में
हाइड्रोजन है, एक में ऑक्सीजन है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्विचिंग की गई है। तो कुल मिला के ये विद्युत धारा की उपस्थिति में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो यहाँ पर जल भर दिया गया है, देखिए यहाँ पर एक बीकर लिया हमने, इस बीकर में इस प्रकार से इलेक्ट्रोड लगा दी, इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं, और यहाँ पर पानी भर दिया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड में आपके पास ये परख नली है, परख नली इलेक्ट्रोड के ऊपर लगी हुई है, तो एक में ऑक्सीजन आ जाएगी और एक में हाइड्रोजन आ जाएगी। अच्छा, प्रकाशीय वियोजन क्या होता है? जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यानी सूर्य के प्रकाश में जो वियोजन हो जाए उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण की बात ले लें, अगर आप AgCl ले लेते हो, क्या ले लेते हो? AgCl। तो सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag देगा, सिल्वर देगा, और क्लोरीन दे देता है। उसी प्रकार AgBr ले लिया जाए तो ये भी सूर्य के प्रकाश में Ag दे देगा और ब्रोमीन दे देगा। तो यहां पर ये प्रकाशीय वियोजन होगा। प्रकाशीय क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो जो वियोजन प्रकाश की उपस्थिति में हो जाए वो प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। इसी प्रकार जैसे आप देखते होंगे फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जिसको आप लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हो। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यहाँ पर क्या होता है आपको पता है, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। यहाँ पर हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2O, तो ऐसी स्थिति में बनता है ग्लूकोज C6H12O6, साथ बनता है पानी H2O। तो इस प्रकार से अब इसको बैलेंस करना तो आप सीखते हो, पहले ही सीख चुके हो, तो इसको बैलेंस कर लेना है आपको। 6 कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, 6 पानी ले लें, तो एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। वो सॉरी यहाँ पर O2 लिखना है मुझे, यहाँ पर पानी लिख गया, तो ये यहाँ पर O2 होगा बेटा। क्या होगा? O2, ऑक्सीजन होगा यहाँ पर ऑक्सीजन होगा O2। तो बैलेंस करना तो आप सीख गए हो, तो यहाँ पर आप देखोगे 6 ऑक्सीजन मिल जाएंगे। कितने ऑक्सीजन मिल जाएंगे? 6 ऑक्सीजन मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? प्रकाश की उपस्थिति में। साथ में चाहिए होता है क्लोरोफिल। क्या चाहिए होता है? क्लोरोफिल। तो इस प्रकार से ये क्रिया कंप्लीट होती है। तो जो क्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, ये उन प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होता है, वो प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। चलिए, अभी हमने पीछे पढ़ा है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। क्या पढ़ लेंगे हम लोग? ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या है? जैसे नाम से पता चल रहा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जब वो होती हैं तो उनको ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो जिनको ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिन क्रियाओं को होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो, ऐसी क्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाएंगी। इन्हीं अभिक्रियाओं को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर आप परिभाषा देख सकते हो, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ऐसी क्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया आपने पढ़ी, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं पढ़ी। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां पर कुछ भी दे सकते हो। सपोज करें आपने N2 लिया, क्या लिया? फॉर एग्जाम्पल आपने N2 लिया और आपने O2 लिया। क्या लिया? N2 लिया और O2 लिया। अब ये प्रोडक्ट तभी बनाएगा जब आप इसको ऊष्मा दोगे। अगर ऊष्मा नहीं दोगे तो ये क्रिया नहीं करेगा, और ये ऊष्मा देने पर बनेगा 2NO। तो ये सभी क्रियाएं ऊष्माशोषी होंगी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आगे देखेंगे हम लोग
विस्थापन अभिक्रियाएं। क्या देखने वाले हैं हम लोग? विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रिया मैंने पहले ही बताई आपको। विस्थापन अभिक्रिया को आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेस करना। हालांकि ये जनरली तौर पर ये आयनों के मध्य होती है, ध्यान रखने की बात है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन ये बहुत सी क्रियाएं शुरुआत में ये आयनों के मध्य ज़्यादातर देखी गई, लेकिन बाद में इसको हमने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वगैरह का अध्ययन किया तो ये फिर ये क्रियाएं परमाणु समूह आदि पर भी हमने बहुत सारी क्रियाएं देखी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन गई। आप इसको देखोगे, ये आगे चल के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है। तो विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। यानी जो अधिक क्रियाशील तत्व हैं वो क्या करते हैं? कम क्रियाशील तत्वों को उनके यौगिकों से अलग कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर दो चीजें देख लें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS हमको तैयार करनी पड़ती है बेटा। ECS तैयार करनी पड़ती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। तो यहाँ पर इनकी क्रियाशीलता पता चलती है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप, जैसे आयरन लिखा हुआ है Fe, और यहाँ पर लिया है कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट एक यौगिक है, Fe एक तत्व है यहाँ पर। तो ये यानी इस आप टेस्ट ट्यूब में देखें, परख नली में, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेके रखा हुआ है। ये कॉपर सल्फेट है ये, और इसमें हमने Fe की छड़ डाल दी। तो क्या होता है? तो Fe क्या करता है? इसके यौगिक यानी कॉपर सल्फेट को अलग कर देता है। कॉपर अलग हो जाता है। अब बचा क्या? Fe फिर क्या करेगा? ये Fe ये करेगा, इसके साथ क्रिया करके FeSO4 बना लेता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह, यानी जिसको मूलक कहते हैं, के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है, वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो आपने देखा यहां पर Fe ने क्या किया? Fe तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में अगर हम Fe डाल दें तो Fe चूंकि ज्यादा क्रियाशील होती है तो ये इसके विलयन से इसको खींच लेगा और ये बना लेगा FeSO4 और कॉपर को अलग कर देगा। तो इसके लिए आपको ECS तैयार रखना है। तो ECS के लिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, हालांकि मेरी इसकी आप देखेंगे कुछ वीडियोस हैं, तो उसमें ECS का मैंने क्रम बताया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है पोटेशियम, उससे क्रम होता है सोडियम, उससे कम होता है कैल्शियम, उससे कम क्रियाशील होता है मैग्नीशियम, और उससे भी कम क्रियाशील होता है एल्युमिनियम। एक मैंने इसकी पोएम बनाई हुई थी बेटा, उसको आप याद कर लें। एल्युमिनियम के से भी कम क्रियाशील होता है जिंक, और जिंक से भी कम क्रियाशील होता है आयरन, और आयरन से भी कम क्रियाशील होता है बेटा हाइड्रोजन, और उससे भी कम क्रियाशील होता है कॉपर, और उससे भी कम क्रियाशील होता है आपका Ag, और उससे भी कम क्रियाशील होता है गोल्ड। तो आप इनको तैयार रख लें तो अच्छा होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या बात करेंगे हम लोग? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये वास्तव में यह क्रिया आयनों के मध्य ही होगी, ये कंफर्म है। अब यहां पर कैसे होगी? तो यहां पर आयन एक्सचेंज हो जाते हैं बेटा। क्या हो जाते हैं? आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे आप यहां पर देखें,
मैंने एक एग्जांपल लेके रखा हुआ है, सोडियम सल्फेट। क्या रखा है? सोडियम सल्फेट। इसका एक्वा सॉल्यूशन प्लस BaCl2, इसका भी एक्वा सॉल्यूशन बना के रखा है, एक्वा सॉल्यूशन। एरो बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ये सॉलिड फॉर्म में आएगा, एंड NaCl, NaCl। अब आप यहां पर देखें, जैसे ये आयन के फॉर्म में होगा तो सोडियम, इसमें ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज का, ये प्लस चार्ज का और ये माइनस चार्ज का है, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ ट्रांसफर हो जाएगा और ये बना देता है बेरियम सल्फेट और ये बना देता है सोडियम क्लोराइड। एक नए यौगिक तैयार हो जाते हैं यहाँ पर। तो इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान, आयन एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, आयनों के आदान प्रदान, आयन एक्सचेंज से होता है। तो जैसे आपने ये देखा यहां पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने देखा, इसी क्रिया को हम बोलते हैं अवक्षेपण की क्रिया। क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहां पर अवक्षेप जरूर बनता है। तो यहां पर आपने देखा होगा बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट तैयार हुआ क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में आ गया। अच्छा, तो आपने यहां पर सीखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये 4 प्रकार की मेन रिएक्शन मैंने आपको बताई। इसके अलावा अगर आप और बहुत सारी रिएक्शन है, प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो प्रैक्टिस करने को मिलेगा। जैसे एक बहुत अच्छी रिएक्शन होती है आपकी, बहुत इजी रिएक्शन आप तैयार कर लेते हो। सिल्वर नाइट्रेट है मान लीजिए AgNO3। अब इसका एक्वा सॉल्यूशन पहले आप बना के रखें, एक्वा सॉल्यूशन, और इसमें आप डाल दें सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन NaCl। तो क्या होगा? तो आप क्या देखोगे? यहां पर आप देखोगे आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ एक्सचेंज होता है और ये बना देता है AgCl। ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ये यानी ये अवक्षेप बन जाएगा और साथ में बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगा बेटा। तो यहां पर आप देखते हो अवक्षेप बना करते हैं। क्या बनते हैं बेटा? अवक्षेप बनते हैं। इसी कारण से इनको हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, ये चूंकि मेन रिएक्शन 4 मैंने बता दी, अगर अब आप देखोगे अपनी बुक में यहां पर थोड़ा सा बात की गई है उपचयन और अपचयन, यानी कि इसको हम बोलते हैं, ध्यान रखें बेटा, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में आप जब आगे बढ़ोगे 10th के बाद तो आप देखोगे इसका ये पार्ट कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अलग से एक पूरा चैप्टर इसी का है। फिर भी यहाँ पर छोटा सा अभी हम लोग समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की, यानी उपचयन की। इसी को हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो सिंपल सा है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, एक तो हम कहने का तरीका ये है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो आप मान लो ये ऑक्सीकरण हो गया। या कह दो, जब आप देखो किसी रिएक्शन में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन में कमी हो जाती है तो भी उसको हम लोग ऑक्सीकरण ही कहते हैं या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं।
तो ऑक्सीजन की या तो वृद्धि हो जाए या तो हाइड्रोजन की कमी हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप कार्बन को देखो, यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन एक भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, ऑक्सीकरण। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी कॉपर के साथ एक भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर CuO बना है, यानी वृद्धि हुई। तो इसको हमने क्या नाम दिया, इसको भी हमने नाम दिया ऑक्सीकरण। अब यहाँ पर यदि आप देखें, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो हाइड्रोजन की कमी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये तो ऑक्सीजन की वृद्धि होनी चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन हो गई। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो हम इसको ऑक्सीकरण कहेंगे। या आप ऐसा कह सकते हैं अपचयन। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, जस्ट अपोजिट क्रिया होती हैं बेटा ये, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, यानी इस क्रियाओं को पलट दिया जाए, ये सभी क्रियाओं को पलट दिया जाए तो ये अपचयन की क्रियाएं हो जाएंगी। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर आप देखें, ये आपकी अपचयन की क्रिया हो जाएगी और यहां पर ये उपचयन की क्रिया हो जाएगी। तो ये ऑक्सीकरण हो गई और ये अपचयन हो गई। तो इसको ध्यान रखना है। और हमेशा ध्यान रखें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं, जब भी किसी भी क्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रही हों, तो ऐसी क्रिया को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थात ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गई आपकी। कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब ये लास्ट टॉपिक है, ये आपको तैयार करना है। दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव होता है। तो चलिए, ये बहुत चूंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इससे पेपर में कई क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है, जिसमें से संक्षारण और दूसरा है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता और संक्षारण। तो जैसे आपने कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे अपने दैनिक जीवन में, लोहे में जंग लग जाता है, ये एक्चुअली संक्षारण है। आपने देखा होगा चांदी काली पड़ जाती है, ये भी संक्षारण है। आपने देखा होगा तांबे के बर्तन में नीली हरी परत जम जाती है, ये भी संक्षारण का ही उदाहरण होता है। अर्थात ये सभी संक्षारण के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, जब कोई धातु आर्द्रता यानी नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, और इसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं। इसी प्रक्रिया का नाम है संक्षारण। फॉर एग्जाम्पल, लोहे में मैंने अभी बताया आपको। अब इसको बचाव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पेंट पोतते हो, तेल लगा देते हो, कई व्यवस्थाएं होती हैं, आप देखते होगे। ये तो हम उसमें पेंट कर दें या उसमें ग्रीस लगा दें, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता, इसको हम बोलते हैं बेटा रेंसिडिसी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। विकृत गंधिता, तो ये क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ जो तैलीय पदार्थ होते हैं, यानी वसा युक्त पदार्थ होते हैं, काफी समय तक अगर उनको रख दिया जाए, खाने वाली चीजों को, तो उसमें स्वाद में और उनकी गंध में एक बड़ा परिवर्तन हो जाता है। इसी परिवर्तन को ही, इसी प्रक्रिया को ही हम लोग विकृत गंधिता या रेंसिडिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी कहते हैं। तो रेंसिडिटी तैयार रखें, रेंसिडिटी मैं साफ लिख देता हूं।
अब इसको रोकने के क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो पहला तो प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके इसको रोका जा सकता है। वायुरोधी बर्तन में इसको रख करके इसको रोका जा सकता है। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस उसमें भर दी जाए, या शीतलन द्वारा भी इसको रोका जा सकता है। तो इतने सारी चीजें हैं जिससे हम रेंसिडिटी को रोका जा सकता है। तो ये रहा आपका टॉपिक। अब इससे संबंधित आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें। जो भी नहीं आते हैं वो मुझसे जरूर पूछें। सो थैंक यू वेरी मच।